गोरा भाग 21। गोरा अपनी स्वाभाविक तेज चाल छोड़कर खोया सा धीरे धीरे घर की ओर चला। घर का सीधा रास्ता छोड़ उसने बहुत घूमकर गंगा के किनारे का रास्ता पकड़ा। उस समय किनारे पर रेल की पटरी और पानी पर पुल की बेड़ियां नहीं पड़ी थीं। उन दिनों जाड़ों की संध्या में शहर के निश्वासों की कालिख आकाश पर इतनी घनी नहीं छा जाती थी। सुदूर हिमालय की निर्जन चोटियों से निकली नदी तब कलकत्ता की धूल लिपटी व्यस्तता के बीच शांति का संदेश लिए हुए ही आती थी। प्रकृति को कभी गोरा का मन आकृष्ट करने का मौका नहीं मिला था। उसका मन अपने काम काज में ही डूबा रहता था। जो जलथल और आकाश में मुक्त भाव से उसके काम काज का क्षेत्र बने हुए थे, उन्हें मानो उसने देखा ही नहीं था। आज नदी के ऊपर का वही आकाश नक्षत्रों से भरकर अपने अंधकार के द्वारा गोरा के हृदय को बार बार निःशब्द भाव से छूने लगा। नदी शांत थी। कलकत्ता के घाटों पर कुछ नौकाओं में रोशनी थी और कुछ पर दीपहीन सन्नाटा था। दूसरी ओर पेड़ों के झुरमुटों पर घनी कालिमा छाई थी। उनके ऊपर बृहस्पति अंधकार भेदी अपलक दृष्टि लिए चमक रहा था। आज मानो इस विशाल शांत प्रकृति ने गोरा के तन मन को अभिभूत कर दिया। आकाश का गहरा अंधकार मानो गोरा के हृदय की गति पर ताल देने लगा। प्रकृति इतने दिनों से धीरज धरे बैठी थी। आज गोरा के अंतःकरण का कोई द्वार खुला पाकर उसने पल भर में इस असावधान दुर्ग को जीत लिया। अब तक अपनी विद्या, बुद्धि, चिंता और कर्म के बीच गोरा बिल्कुल आजाद था। आज अचानक क्या हुआ? आज न जाने कहाँ से उसने प्रकृति को स्वीकार किया और उसके स्वीकार करते ही इस गहरे काले जल, इस उजाड़ काले तट और काले आकाश ने उसे ग्रस लिया। आज न जाने कैसे गोरा प्रकृति की पकड़ में आ गया। रास्ते के किनारे किसी कार्यालय के बगीचे की किसी विलायती लता से किसी अपरिचित फूल की मृदु कोमल गंध गोरा के व्याकुल हृदय को सहलाने लगी। नदी ने उसे भीड़ भरे कर्मक्षेत्र से कहीं दूर की ओर इशारा कर दिया, जहाँ निर्जन जल के किनारे पेड़ों की मिली हुई डालों में न जाने कौन से फूल खिलते हैं, कौन सी छायाएं फैलती हैं। वहाँ निर्मल नीले आकाश के नीचे दिन मानो किसी की है और रातें मानो किसी की झुकी हुई पलकों की लज्जा भरी छाया। चारों ओर माधुर्य की लहर ने आकर गोरा को जिस एक अतल अनादि शक्ति के आकर्षण में समेट लिया, उसका कोई परिचय गोरा को इससे पहले नहीं था। वह एक साथ ही वेदना और आनंद से उसके समूचे मन को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर ले जाने लगी। आज इस हेमंती रात में नदी के किनारे नगर के अनदेखे शोर और नक्षत्रों के अस्फुट आलोक में गोरा चारों ओर छाई मायाविनी के सामने आत्मविस्मृत सा खड़ा हुआ। इस महारात्रि को उसने इतने दिन सिर झुकाकर स्वीकार नहीं किया। इसलिए आज अचानक उसके शासन के जादू ने गोरा को अपने सहस्त्र वर्ण डोर से जल, थल और आकाश के चारों ओर से बांध लिया। गोरा हैरान होता हुआ नदी के सूने घाट की एक सीढ़ी पर बैठ गया। वह बार बार अपने आप से पूछने लगा कि उसके जीवन में यह किस चीज़ का जन्म हो रहा है और इसका क्या प्रयोजन है। जिस संकल्प से उसने अपने जीवन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक व्यवस्थित करके रखा था, उसके बीच जगह कहाँ है? यह क्या उसके विरुद्ध है? इसे क्या लड़कर हराना होगा? यह सोचकर गोरा ने जैसे ही मुट्ठियां कसकर बांधी, वैसे ही बुद्धि से उज्ज्वल, नम्रता से कोमल, दो स्निग्ध आँखों की जिज्ञासु दृष्टि उसके मन के सामने आ गई। किसी बहुत सुंदर हाथ की उंगलियों ने छूने के लिए अमृत उसके सामने ला रखा। गोरा के सारे शरीर में पुलक की बिजली कौंध गई। अंधकार के सूनेपन में यह गहरी अनुभूति उसके सभी प्रश्नों को, उसकी दुविधा को बिल्कुल हरा गई। अपने पूरे शरीर और मन से वह इस अनुभूति का उपभोग करने लगा। इसे छोड़कर उठने की उसकी इच्छा नहीं हुई। बहुत रात गए। वह जब घर लौटा तब आनंदमयी ने पूछा, इतनी रात कहाँ कर दी? बेटा, खाना तो ठंडा हो गया है। गोरा ने कहा, क्या जाने माँ, आज क्या सूझा। बहुत देर गंगा के घाट पर बैठा रहा। आनंदमयी ने पूछा, विनय साथ था? गोरा ने कहा, नहीं, मैं अकेला ही था। आनंदमयी को मन ही मन कुछ अचंभा हुआ। गोरा बिना मतलब इतनी रात तक गंगा के किनारे बैठकर सोचे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ।
चुपचाप बैठे रहना तो गोरा का स्वभाव ही नहीं है। गोरा जब अनमना सा खाना खा रहा था तब आनंदमयी ने देखा कि उसके चेहरे पर एक नए ढंग की बेचैनी बिखरी हुई है। थोड़ी देर के बाद आनंदमयी ने धीरे से पूछा, आज शायद विनय के घर गए थे? गोरा ने कहा, नहीं, आज हम दोनों ही परेश बाबू के यहाँ गए थे। यह सुनकर आनंदमयी थोड़ी देर चुप बैठी सोचती रही। फिर उन्होंने पूछा, उन सबके साथ तुम्हारा परिचय हो गया है? गोरा ने कहा, हाँ, हो गया। आनंदमयी, उनकी लड़कियां सामने आती हैं? हाँ। और किसी समय ऐसे उत्तर के साथ साथ थोड़ी उत्तेजना भी प्रकट होती, पर आज उसके कोई लक्षण न देखकर आनंदमयी फिर चुपचाप सोचने लगी। अगले दिन सवेरे उठकर गोरा अन्य दिनों की भांति फौरन मुंह हाथ धोकर दिन के कामों के लिए तैयार होने नहीं गया। अनमने भाव से सोने के कमरे के पूर्व दिशा की ओर का दरवाजा खोलकर कुछ देर खड़ा रहा। वहां उनके घर की गली एक बड़ी सड़क से मिलती है। उस सड़क से पूर्व दिशा की ओर एक स्कूल है। उस स्कूल से लगे मैदान में एक पुराने जामुन के पेड़ के ऊपर हल्का कुहासा तैर रहा था और उसकी ओट में आसन्न सूर्योदय की अरुण रेखा धुंधली सी दिखाई दे रही थी। गोरा देखता रहा चुपचाप बहुत देर तक। उधर देखते देखते वह हल्का कुहासा विलीन हो गया और उजली धूप पेड़ की डालों के अंदर से बहुत सी चमचमाती संगीनों की तरह पार हो गई। देखते देखते कलकत्ता की सड़कें जनता और कोलाहल से भर उठीं। इसी समय गली के मोड़ पर अविनाश के साथ कुछ विद्यार्थियों को अपने घर की ओर आते देखकर गोरा ने अपने इस आवेश के जाल को जोर से खींचकर तोड़ दिया। अपने मन को झटक कर कहा, नहीं, यह सब कुछ नहीं, ठीक नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। फिर वह तेजी से सोने के कमरे से निकल गया। गोरा के दल के लोग उसके घर आए और उससे पहले गोरा तैयार न हुआ हो, ऐसी घटना इससे पहले कभी नहीं घटी। इस छोटी सी चूक ने गोरा को बहुत गहरे में धिक्कारा। उसने तय किया कि वह फिर परेश बाबू के घर नहीं जाएगा और ऐसी कोशिश करेगा कि विनय से भी कुछ दिन भेंट ना हो, ताकि इन बातों की चर्चा बंद रहे। उस दिन नीचे जाकर सलाह करके यही तय किया कि दल के 2-3 आदमियों को साथ लेकर गोरा पैदल ग्रांड ट्रंक रोड की यात्रा करने निकलेगा। साथ में रुपया पैसा कुछ नहीं लेगा। रास्ते में गृहस्थों का आतिथ्य ग्रहण करेगा। यह निश्चय कर गोरा अचानक कुछ ज़्यादा उत्साहित हो उठा। सारे बंधन काट कर इस तरह खुली सड़क पर चल निकलने का आनंद उस पर छा गया। उसे लगा कि भीतर ही भीतर उसका हृदय जिस जाल में फंस गया था, उससे निकलने की इस कल्पना से ही छिन्न भिन्न हो गया है। वह सब केवल माया है और कर्म ही सत्य है। यह बात बड़े जोर शोर से अपने मन में दोहराकर यात्रा की तैयारी करने के लिए गोरा घर की निचली मंजिल पर बैठने के कमरे से यूं लगभग दौड़ता हुआ बाहर निकला, जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर लड़के निकलते हैं। उस समय कृष्णदयाल गंगा स्नान करके लोटे में गंगा जल लिए नामावली ओढ़े मन ही मन मंत्र जपते जपते घर लौट रहे थे। गोरा एकाएक उनसे टकरा गया। लज्जित होकर उसने जल्दी से उन्हें पैर छूकर प्रणाम किया। वह रहने दो कहकर सकपकाए हुए से भीतर चले गए। पूजा पर बैठने से पूर्व गोरा से छू जाने से उनके गंगा स्नान का फल मिट्टी में मिल गया। कृष्णदयाल गोरा के स्पर्श से ही विशेष रूप से बचने की चेष्टा करते हैं। यह गोरा ठीक नहीं समझता था। वह यही सोचता था कि छुआछूत को मानने के कारण सभी के संसर्ग से बचने के लिए ही वह इतने सतर्क रहते हैं। आनंदमयी को तो वह म्लेच्छ कहकर दूर ही रखते थे। महिम कामकाजी आदमी था, उसे तो भेंट होने का अवसर नहीं होता था। सारे परिवार में केवल महिम की लड़की शशिमुखी को अपना कहकर वह उसे संस्कृत के श्लोक रटाते थे और पूजा अर्चना की विधि सिखाते थे। गोरा द्वारा पांव छुए जाते समय कृष्णदयाल के जल्दी से हट जाने पर गोरा का संबंध धीरे धीरे प्रायः टूट गया था। माँ के अनाचार की वह चाहे जितनी निंदा करे, इसी आचार द्रोहिणी माँ की वह अपने जीवन में श्रद्धा के साथ पूजा करता था। भोजन के बाद कुछ एक कपड़ों की पोटली बांधकर उसे विदेशी पर्यटकों की भांति कंधे पर डालकर गोरा ने माँ से कहा, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगा। आनंदमयी ने पूछा, कहाँ जाओगी बेटा? गोरा ने कहा, यह तो मैं ठीक नहीं बता सकता। आनंदमयी ने पूछा, कोई काम है? गोरा ने कहा, काम किसे कहा जाता है? काम जिसे कहा जाता है वैसा तो कुछ नहीं, यह बाहर जाना ही काम है। आनंदमयी को चुप होते देखकर गोरा ने कहा, माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मना मत करना। तुम तो जानती हो मेरे सन्यासी हो जाने का कोई डर है नहीं। मैं माँ को छोड़कर अधिक दिन कहीं नहीं रह सकता।
माँ के प्रति अपने प्यार की बात गोरा ने कभी अपने मुंह से इस तरह नहीं कही थी, इसीलिए यह बात कहकर वह लज्जित हो गया। पुलकित आनंदमयी ने जल्दी से उसकी लज्जा को ओढ़ देते हुए कहा, तो विनय भी साथ जाएगा? गोरा ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं माँ, विनय नहीं जाएगा। यह लो। यह माँ ने सोचना शुरू किया कि विनय न गया तो सफ़र में उसके साथ गोरा की देखभाल कौन करेगा। विनय को मेरा रखवाला समझती हो, यह तुम्हारी बुरी आदत है। इस बारे में मेरे भले चंगे लौट आने से ही तुम्हारा यह भ्रम दूर होगा। आनंदमयी ने पूछा, बातचीत में खबर तो मिलती रहेगी ना? बीच बीच में खबर तो मिलती रहेगी ना? गोरा ने कहा, तुम यही समझ लो कि खबर नहीं मिलेगी, फिर भी अगर मिल जाए तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। डर की कोई बात नहीं है, तुम्हारे गोरा को कोई ले नहीं जाएगा। तुम मुझे जितना मूल्यवान समझती हो माँ, उतना और कोई नहीं समझता। या इस गठरी का ही किसी को लालच हो तो यह उसे दान देकर ही चला आऊँगा। इसको बचाने के लिए जान नहीं गंवाऊँगा, यह तो तय है। गोरा ने आनंदमयी को प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरकर हाथ चूम लिया, किसी तरह रोका नहीं। अपने कष्ट की बात कहकर या किसी अनिष्ट की आशंका करके आनंदमयी कभी किसी को नहीं रोकती थी। अपने जीवन में उन्होंने अनेक विपत्तियां सही थीं। बाहर की दुनिया उनके लिए अपरिचित नहीं थी। भय उनके मन में था ही नहीं। यह आशंका उन्हें नहीं हुई थी कि गोरा पर कोई मुसीबत आ सकती है। किंतु पिछले दिन से वह यही सोचकर चिंतित थी कि गोरा के मन में न जाने क्या उथल पुथल हो रही है। आज अचानक यह सुनकर कि गोरा बिना मतलब ही घूमने जा रहा है, उनकी चिंता और भी गहरी हो गई। गठरी कंधे पर उठाकर गोरा जैसे ही बाहर निकला, वैसे ही विनय हाथों के गहरे लाल रंग के गुलाबों का जोड़ा बड़े यत्न से संभाले हुए सामने आ खड़ा हुआ। गोरा ने कहा, विनय, तुम्हारा दर्शन असगुन है या सगुन, इसकी जांच अब हो जाएगी। विनय ने पूछा, कहीं जा रहे हो क्या? गोरा ने कहा, हाँ। विनय ने पूछा, कहाँ? गोरा ने कहा, प्रतिध्वनि उत्तर देती है, कहाँ? विनय, प्रतिध्वनि से अच्छा उत्तर नहीं है क्या? गोरा, नहीं, तुम माँ के पास जाओ, उनसे सब पता लग जाएगा। मैं जा रहा हूँ। गोरा तेजी से चला गया। विनय ने आनंदमयी को प्रणाम करके गुलाब के फूल उनके चरणों में रख दिए। आनंदमयी ने फूल उठाते हुए पूछा, ये कहाँ पाए विनय? विनय ने प्रश्न का सीधा उत्तर न देकर कहा, अच्छी चीज़ मिलने पर पहले उसे माँ की पूजा में चढ़ाने का मन होता है। फिर आनंदमयी के तख्तपोश पर बैठते हुए विनय ने कहा, लेकिन माँ, तुम कुछ अनमनी सी जान पड़ती हो। आनंदमयी ने कहा, क्यों भला? क्योंकि आज मुझे मेरा पान देने की बात ही भूल ही गई। आनंदमयी ने लज्जित होकर विनय को पान ला दिया। फिर दोपहर भर दोनों में बातचीत होती रही। गोरा के निरुद्देश्य भ्रमण के असली कारण के बारे में विनय कुछ ठीक न बतला सका। आनंदमयी ने बातों ही बातों में पूछा, कल शायद तुम गोरा को साथ लेकर परेश बाबू के घर गए थे। विनय ने पिछले दिन की सारी बातें सुना दी। आनंदमयी पूरा मन लगाकर सुनती रही। जाते समय विनय ने कहा, माँ, पूजा तो सार्थक हो गई। अब तुम्हारे चरणों की प्रसादी ये 2 फूल सिर पर धारण करके ले जाऊं। आनंदमयी ने हंसकर दोनों गुलाब विनय के हाथ में दे दिए और मन ही मन सोचा, इन गुलाबों को केवल सौंदर्य के लिए इतना सम्मान मिल रहा हो, ऐसी बात नहीं है। जरूर ही इसमें वनस्पति तत्व से परे किसी गहरे तत्व की ही बात है। तीसरे पहर विनय के चले जाने पर वह बहुत कुछ सोचती रहीं और बार बार प्रार्थना करती रहीं कि गोरा को कोई दुख न हो और विनय से उनके मनमुटाव का कोई कारण पैदा न हो। भाग 22। गुलाब के फूल का थोड़ा सा इतिहास था। रात को गोरा तो परेश बाबू के घर से चला आया, पर मजिस्ट्रेट के घर अभिनय में भाग लेने की बात को लेकर विनय को कष्ट उठाना पड़ा। उस अभिनय के लिए ललिता के मन में कोई उत्साह रहा हो ऐसा नहीं था, बल्कि ऐसी बातें उसे बिल्कुल नापसंद थीं। लेकिन विनय को किसी तरह यह अभिनय करवाने के लिए मानो उसने जिद ठान ली थी। जो भी काम गोरा की राय के विरुद्ध हो, विनय से वह वही करवाना चाह रही थी। विनय गोरा का पिछलग्गू है, यह बात ललिता को क्यों बर्दाश्त नहीं हुई, यह वह स्वयं भी नहीं समझ पा रही थी। पर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे भी हो, सब बंधन काट कर विनय को मुक्त कर पाने से ही वह चैन से सांस ले सकेगी। ललिता ने वेणी झुलाते हुए कहा, क्यों जनाब, अभिनय में बुराई क्या है? विनय ने कहा, अभिनय में दोष चाहे ना भी हो, किंतु मजिस्ट्रेट के घर अभिनय करने जाना मेरे मन को अच्छा नहीं लगता। ललिता, आप अपने मन की बात कह रहे हैं या किसी और के? विनय, किसी और के मन की बात कहने का भार मुझ पर नहीं है और कहना भी मुश्किल है। आप चाहे ना मानिए, मैं हमेशा अपने मन की बात ही कहता हूँ, कभी अपने शब्दों में, कभी शायद किसी और के। ललिता ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, केवल जरा मुस्कुरा दी, लेकिन थोड़ी देर बाद बोली,
जान पड़ता है आपके दोस्त गोरा बाबू समझते हैं कि मजिस्ट्रेट का निमंत्रण न मानना ही बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। इसी तरह अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी जाएगी। विनय ने उत्तेजित होकर कहा, मेरे दोस्त शायद ऐसा ना भी समझते हों, लेकिन मैं समझता हूँ। लड़ाई नहीं तो और क्या है। जो आदमी हमें तुच्छ समझता है कि उंगली के इशारे से बुलाने पर ही हम धन्य हो जाएंगे, उसकी इस उपेक्षा के साथ उपेक्षा की लड़ाई ना करें तो आत्मसम्मान कैसे रहेगा। ललिता स्वयं स्वभाव से अभिमानिनी है। विनय के मुंह से अभिमान की यह बात सुनकर उसे अच्छा ही लगा, लेकिन इसी से अपने दलील को कमज़ोर समझकर ललिता और चिढ़कर बात बात में विनय को कोंचने लगी। अंत में विनय ने कहा, देखिए आप बहस क्यों करती हैं। आप यही क्यों नहीं कहती कि मेरी इच्छा है कि आप अभिनय में भाग लें। उससे मुझे आपकी बात रखने के लिए अपनी राय का बलिदान करने का ही सुख मिलेगा। ललिता ने कहा, वाह, ऐसा मैं क्यों कहने लगी। सचमुच ही आपकी कोई राय हो तो उसे आप मेरे अनुरोध पर क्यों छोड़ेंगे। लेकिन वह सचमुच आपकी ही राय तो हो। विनय ने कहा, अच्छा यही सही, मेरी सचमुच कोई राय नहीं सही, आपका अनुरोध भी ना सही। आपकी दलील से हार कर ही मैं अभिनय में योग देने के लिए राजी हो गया, यही ठीक है। तभी वरदा सुंदरी के कमरे में प्रवेश करने पर विनय ने उठकर कहा, अभिनय की तैयारी के लिए मुझे क्या करना होगा, बता दीजिए। वरदा सुंदरी ने गर्व से कहा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी होगी, हम आपको ठीक से तैयार कर देंगे। सिर्फ अभ्यास के लिए आपको रोज़ नियम से आना होगा। विनय ने कहा, अच्छी बात है, तो आज चलूं। वरदा सुंदरी बोली, अभी कैसे, आपको खाना खाकर जाना है। विनय ने कहा, आज रहने दीजिए। वरदा सुंदरी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विनय ने खाना वहीं खाया, लेकिन अन्य दिनों जैसी स्वाभाविक खुशी उसमें न थी। सुचरिता भी न जाने कैसी अनमनी होकर चुप थी। जब ललिता से विनय का झगड़ा हो रहा था तब वह बरामदे में टहल रही थी। रात को बातचीत कुछ जमी नहीं। चलते समय विनय ने ललिता का चेहरा गंभीर देखकर कहा, मैंने हार भी मान ली, तब भी आपको खुश नहीं कर सका। ललिता आसानी से रोती नहीं है, किंतु आज न जाने क्या हुआ कि उसकी आंखों से आंसू निकलना चाहते थे। न जाने क्यों वह विनय बाबू को बार बार ऐसे कोंच रही थी और स्वयं कष्ट पा रही थी। तब तक विनय अभिनय में योग देने के लिए राजी नहीं था। जब तक विनय अभिनय में योग देने के लिए राजी नहीं हो रहा था, तब तक ललिता को उसे मनाने की जिद चढ़ती जा रही थी। लेकिन विनय के राजी होते ही उसका सारा उत्साह चला गया। भाग न लेने के पक्ष में जितने तर्क थे उसके मन में प्रबल हो उठे। तब उसका मन दुखी होकर कहने लगा, केवल मेरा अनुरोध रखने के लिए विनय बाबू का राजी होना ठीक नहीं। अनुरोध क्यों रखेंगे अनुरोध? वह समझते हैं मेरा अनुरोध रखकर उन्होंने मुझ पर एहसान किया है। उनके इतने से एहसान के लिए ही जैसे मैं मरी जा रही हूँ। लेकिन अब ऐसे कुढ़ने से क्या होगा। सचमुच ही तो उसने विनय को अभिनय में शामिल करने के लिए जोर लगाया था। विनय ने शिष्टाचार बस ही उसकी यह जिद मान ली। इस पर गुस्सा करके भी क्या फ़ायदा। इस बात से ललिता को अपने ऊपर घृणा और लज्जा होने लगी, जो इतने कारण से नहीं होनी चाहिए थी। अन्य दिन मन चंचल होने पर वह सुचरिता के पास जाती थी। आज नहीं गई, क्योंकि वह स्वयं नहीं समझ सकी कि क्यों उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े थे। अगले दिन सवेरे ही सुधीर ने लावण्य को एक गुलदस्ता लाकर दिया था। उस गुलदस्ते में एक डंडी पर 2 अधखिले गुलाब थे। ललिता ने उन्हें गुलदस्ते से निकाल लिया। लावण्य ने पूछा, यह क्या कर रही है? ललिता ने कहा, गुलदस्ते के इतने सब रद्दी फूल पत्तों के बीच अच्छे फूल बंधे देखकर मुझे तकलीफ़ होती है। वैसे सब चीज़ों को रस्सी से ज़बरदस्ती एक साथ बांध देना जंगलीपन है। ललिता ने सब फूल खोल दिए और उन्हें अलग अलग करके कमरे में जहाँ तहाँ सजा दिया। केवल 2 गुलाब उठा ले गई। सतीश ने दौड़ते हुए आकर पूछा, दीदी फूल कहाँ से मिले? ललिता ने उसकी बात का उत्तर न देकर कहा, आज अपने दोस्त के घर नहीं जाएगा? तब तक सतीश विनय की बात नहीं सोच रहा था, लेकिन अब उसका उल्लेख होते ही जाऊंगा कहते कहते वो फौरन जाने के लिए उतावला हो उठा। ललिता ने उसे पकड़कर पूछा, वहाँ जाकर तू क्या करता है? सतीश ने संक्षेप में कहा, बातें करता हूँ। ललिता ने पूछा, वह तुझे इतनी तस्वीर देते हैं, तू उन्हें कुछ क्यों नहीं देता? विनय सतीश के लिए अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं से तरह तरह की तस्वीरें काट कर रखता था। सतीश ने कॉपी बनाकर उसमें यह तस्वीरें चिपका कर रखना शुरू कर दिया था। इस तरह कॉपी भर देने का उसे ऐसा नशा चढ़ गया था कि कोई अच्छी पुस्तक देने पर उसमें से तस्वीरें काट लेने को उसका मन छटपटा उठता था। इसी लालच के कारण उसे कई बार अपनी दीदी से फटकार खानी पड़ी है। दुनिया में प्रतिदान का भी एक उत्तरदायित्व होता है। आज यह बात अचानक
सामने आने पर सतीश बहुत चिंतित हो गया। अपने टूटे टीन के डब्बे में उसने जो कुछ निजी संपत्ति जुटा रखी थी, उसमें से किसी पर से भी वह अपनी आसक्ति के बंधन को आसानी से नहीं काट सकेगा। सतीश का उद्गिन चेहरा देखकर ललिता ने उसके गाल में चुटकी काटते हुए कहा, बस रहने दे, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। चल, ये 2 गुलाब के फूल ही उन्हें दे आना। समस्या का हल इतनी जल्दी होता देखकर वह खिल उठा और फूल लेकर तत्काल अपने दोष का ऋण उतारने चल पड़ा। राह में ही विनय से उसकी भेंट हो गई। दूर से ही विनय बाबू पुकारता हुआ वह विनय के पास पहुंचा और कुर्ते की ओट में फूल छिपाए हुए बोला, बताइए आपके लिए मैं क्या लाया हूँ। विनय ने से हार मनवाकर उसने गुलाब निकाले। विनय ने कहा, वाह कितने सुंदर, लेकिन सतीश बाबू ये आपकी अपनी चीज़ तो नहीं है। चोरी का माल लेकर अंत में कहीं पुलिस के हाथ तो न पड़ना होगा। इन 2 गुलाबों को अपनी चीज़ कहा जा सकता है या नहीं, इस बारे में सतीश थोड़ी देर दुविधा में रहा। फिर कुछ सोच कर बोला, नहीं, वाह, ललिता दीदी ने तो मुझे दिए हैं आपको देने के लिए। यह बात यहीं समाप्त हो गई और तीसरे पहर उनके घर आने का आश्वासन देकर विनय ने सतीश को विदा कर दिया। कल रात ललिता की बातों से चोट खाकर विनय उसका दुख भूल नहीं सका था। विनय के साथ कभी किसी का झगड़ा नहीं होता, इसलिए ऐसी तीखी चोट की आशा वह किसी से नहीं करता। अब तक वह ललिता को सुचरिता का अनुकरण करने वाली के रूप में ही देखता आया था, लेकिन कुछ दिन से ललिता के संबंध में उसकी अवस्था वैसी हो रही थी जैसी उस हाथी की जो बराबर अंकुश की मार खाते रहने से महाबत को भूलने का मौका ही नहीं पाता। कैसे ललिता को थोड़ा सा प्रसन्न करके शांति पाई जा सकती है, यही मानो विनय की मुख्य चिंता हो गई थी। संध्या समय घर लौटकर ललिता की तीखी व्यंग्य भरी बातें एक एक करके उसके मन में गूंज जाती थीं और उसकी नींद उड़ा देती थीं। मैं गोरा की छाया भर हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है, यह कहकर ललिता मेरी अवज्ञा करती है, लेकिन यह बात बिल्कुल झूठ है। इसके विरुद्ध वह मन ही मन अनेक युक्तियाँ जुटा लेता, लेकिन फिर भी वे सब उसके किसी काम न आती, क्योंकि ललिता ने कभी ऐसा स्पष्ट आरोप तो उस पर लगाया नहीं। इस बारे में बहस करने का तो मौका ही उसे कभी नहीं मिला। जवाब में कहने के लिए इतनी बातें उसके पास थीं कि उनका व्यवहार न कर सकने पर उसका दुख बढ़ता जाता था। अंत में कल रात को जब हार मानकर उसने ललिता का चेहरा प्रसन्न ना देखा, तब घर आकर वह बहुत बेचैन हो गया। मन ही मन पूछने लगा, सचमुच क्या मैं इतनी अवज्ञा का पात्र हूँ? इसीलिए जब उसने सतीश से सुना कि ललिता ने सतीश के हाथ से उसके लिए 2 गुलाब के फूल भेजे हैं, तब उसे बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा, अभिनय में भाग लेने के लिए राजी हो जाने पर ललिता ने संधि की सूचना के रूप में ही उसे ये 2 गुलाब भेजे हैं। पहले उसने सोचा फूल घर में रखाऊं, फिर उसका मन हुआ, नहीं, शांति के इन फूलों को माँ के पैरों पर चढ़ाकर पवित्र कर दूं। उस दिन तीसरे पहर विनय जब परेश बाबू के घर पहुंचा, तब सतीश ललिता के पास बैठकर पढ़ रहा था। विनय ने ललिता से कहा, लाल रंग तो लड़ाई का होता है, इसलिए संधि के फूल सफ़ेद होने चाहिए। बात न समझकर ललिता ने विनय के चेहरे की ओर देखा। तब विनय ने चादर की ओर से सफ़ेद कनेर का एक गुच्छा निकालकर ललिता के सामने रखते हुए कहा, आपके दोनों फूल जितने भी सुंदर रहे हों, उनमें क्रोध के रंग की झलक थी। मेरे ये फूल सुंदरता में उसके पास नहीं फटकते, लेकिन शांति के सफ़ेद रंग में नम्रता पूर्वक आपके सामने हाजिर हैं। ललिता ने कानों तक लाल होते हुए कहा, मेरे फूल आप किसे कहते हैं? विनय ने कुछ हैरान होते हुए कहा, तब तो मैं गलत समझा। सतीश बाबू, आपने किसके फूल किसको दे दिए? सतीश ने जोर से कहा, वाह, ललिता दीदी ने तो देने के लिए कहा था। विनय, किसे देने के लिए कहा था? सतीश, आपको। ललिता ने और भी लाल होकर सतीश की पीठ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, तेरे जैसा बुद्धू भी कभी नहीं देखा। विनय बाबू की तस्वीरों के बदले तू उन्हें फूल नहीं देना चाहता था? सतीश ने हैरान होकर कहा, हाँ तो, लेकिन तुम्ही ने मुझसे देने के लिए नहीं कहा क्या? सतीश के साथ बहस करके ललिता और भी उलझन में पड़ गई थी। विनय ने समझ लिया कि फूल ललिता ने ही भेजे थे, लेकिन वह प्रकट नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, खैर, आपके फूलों का दावा तो मैं छोड़ ही देता हूँ, फिर भी मेरे इन फूलों के बारे में कोई भूल नहीं है। हमारे विवाद के निपटारे के शुभ उपलक्ष्य में ये कुछ फूल। ललिता ने सिर हिलाकर कहा, हमारा विवाद ही कौन सा है और उसका निपटारा भी कैसा? विनय ने कहा, तो शुरू से आखिर तक सब माया है, विवाद भी झूठ,
फूल भी झूठ, निपटारा भी झूठ। सीपी देखकर चांदी का भ्रम हुआ हो, यह नहीं, सीपी ही भ्रम था। तब वह जो मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ अभिनय करने की एक बात सुनी थी, वह भी क्या? ललिता ने कहा, जी नहीं, वह झूठ नहीं है, लेकिन उसे लेकर झगड़ा कैसा? आप क्यों सोचते हैं कि आपको राजी करने के लिए मैं कोई लड़ाई छेड़ रही थी, या आपके राजी होने से मैं कृतार्थ हुई? अभिनय करना अगर आपको गलत मालूम होता है तो किसी की भी बात मानकर आप क्यों राजी हों? कहती हुई ललिता कमरे से चली गई। सभी कुछ उल्टा ही हुआ। ललिता ने तय कर रखा था, आज वह विनय के आगे अपनी भूल स्वीकार करेगी और उससे यही अनुरोध करेगी वह अभिनय में भाग न ले। लेकिन बात जिस ढंग से उठी और जो उसकी परिणति हुई, उसका नतीजा ठीक उल्टा हुआ। विनय ने समझा कि उसने जो इतने दिन तक अभिनय के बारे में विरोध प्रकट किया था, विनय ने समझा कि उसने जो इतने दिन तक अभिनय के बारे में विरोध प्रकट किया था, उसी का गुस्सा अभी तक ललिता के मन में रह गया है। उसने केवल ऊपर से हार मान ली है, किंतु मन में उसका विरोध बना हुआ है। इसी बात को लेकर ललिता का गुस्सा दूर नहीं हो रहा है। इस सारे मामले से ललिता को इतनी चोट पहुंची है, यह सोचकर विनय दुखी हो उठा। मन ही मन उसने निश्चय किया कि इस बात को लेकर वह हंसी में भी कोई चर्चा नहीं करेगा और ऐसी निष्ठा और निपुणता से यह काम संपन्न करेगा कि कोई उस पर काम के प्रति उदासीनता का आरोप न लगा सके। सुचरिता सुबह से ही अपने सोने के कमरे में अकेली बैठकर ख्रिस्ट का अनुकरण नाम का अंग्रेजी धर्म ग्रंथ पढ़ने की चेष्टा कर रही थी। आज उसने अपने दूसरे नियमित कामों में भी योग नहीं दिया। बीच बीच में किताब से मन उचट जाने से किताब के अक्षर उसके सामने धुंधले पड़ जाते थे। अगले ही क्षण वह अपने ऊपर नाराज होकर और भी मन लगाकर पुस्तक पढ़ने लगती थी। किसी तरह हार मानना नहीं चाहती थी। एकाएक दूर से स्वर सुनकर उसे लगा, विनय बाबू आए हैं। चौंक कर उसने पुस्तक रख दी और उसका मन बाहर के कमरे में जाने के लिए छटपटा उठा। फिर अपनी इस आकुलता पर भी नाराज होकर सुचरिता ने कुर्सी पर बैठकर किताब उठा ली। कहीं फिर कोई आवाज़ न सुनाई दे, इसलिए अपने दोनों कान बंद करके वह पढ़ने का यत्न करने लगी। इसी समय ललिता कमरे में आई। सुचरिता उसके चेहरे की ओर देखकर बोली, तुझे क्या हुआ है री? ललिता ने बड़े जोर से सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। सुचरिता ने पूछा, कहाँ थी? ललिता ने कहा, विनय बाबू आए हैं, वह शायद तुमसे बात करना चाहते हैं। विनय बाबू के साथ और कोई आया है या नहीं, यह प्रश्न सुचरिता आज किसी तरह नहीं पूछ सकी। और कोई आया होता तो निश्चय ही ललिता उसका भी उल्लेख करती, किंतु फिर भी मन निसंशय न हो सका। स्वयं का दमन करने की चेष्टा न करके घर आए अतिथि के प्रति कर्तव्य का ध्यान करके वह बाहर के कमरे की तरफ चली। ललिता ने उससे पूछा, तू नहीं जाएगी? ललिता ने कुछ अधीर होकर कहा, तुम जाओ ना। ललिता से उसने पूछा, तू नहीं जाएगी? ललिता ने कुछ अधीर होकर कहा, तुम जाओ ना, मैं बाद में आऊँगी। सुचरिता ने बाहर के कमरे में जाकर देखा, विनय सतीश से बात कर रहा था। सुचरिता ने कहा, बाबा बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। माँ आपके उस अभिनय की कविता याद कराने के लिए लावण्य और लीला को लेकर मास्टर साहब के घर गई हैं। ललिता किसी तरह नहीं गई। माँ कह गई हैं, आप आएँ तो आपको बैठा लिया जाए, आपकी आज परीक्षा होगी। विनय ने पूछा, आप इसमें नहीं हैं? सुचरिता ने कहा, सभी अभिनेता हो जाएं तो दर्शक कौन होगा? वरदा सुंदरी सुचरिता को इन सब मामलों में यथासंभव अलग ही रखती थी, इसलिए उसे इस बार भी शामिल नहीं किया गया था। इन दोनों व्यक्तियों के लिए बातों का अभाव नहीं होता था। आज दोनों ओर ही ऐसा विघ्न हुआ था कि बातचीत किसी तरह जमी ही नहीं। सुचरिता गोरा की चर्चा न उठाने का प्रण करके आई थी और विनय भी पहले की तरह सहज भाव से गोरा की बात नहीं कर सका। उसे ललिता और शायद घर के सभी लोग गोरा का एक क्षुद्र उपग्रह भर समझते हैं। यह सोचकर गोरा की चर्चा उठाने में उसे झिझक हो रही थी। कई बार ऐसा हुआ कि पहले विनय आया है और उसके बाद ही गोरा भी आ गया है। आज भी ऐसा हो सकता है। यह सोचकर सुचरिता मानो कुछ परेशान सी थी। गोरा कहीं आ न जाए, इसे लेकर उसे एक भय था, और अगर वह ना आया तो इस आशंका से भी उसे कष्ट हो रहा था। विनय के साथ दो चार उखड़ी उखड़ी बातें करके सुचरिता और उपाय न देखकर सतीश की तस्वीरों वाली कॉपी लेकर सतीश से उसी के बारे में बातचीत करने लगी। बीच बीच में तस्वीरें सजाने के ढंग की बुराई करके उसने सतीश को चिढ़ा दिया। सतीश बिगड़कर ऊंचे स्वर में बहस करने लगा
और विनय मेज पर पड़े हुए अपने लाए कनेर के गुच्छे की ओर देखता हुआ लज्जा और क्षोभ से भरा मन ही मन सोचने लगा कि और कुछ नहीं तो निरे शिष्टाचार के लिए ही ललिता को उसके फूल स्वीकार कर लेने चाहिए थे। सहसा पैरों की चाप से चौंक कर सुचरिता ने मुड़कर देखा। हरान बाबू कमरे में प्रवेश कर रहे थे। उसका चौंकना इतना स्पष्ट दिखाई पड़ा कि इससे सुचरिता का चेहरा लाल हो उठा। हरान बाबू कुर्सी पर बैठते हुए बोले, कहिए, आपके गौर बाबू नहीं आए? हरान बाबू के इस ढंग के गैर जरूरी प्रश्न से विरक्त होकर विनय ने कहा, क्यों, उनसे कुछ काम है क्या? हरान बाबू ने कहा, आप हों और वह न हो ऐसा तो कम ही देखा जाता है, इसीलिए पूछा। विनय को मन ही मन बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा कहीं प्रकट न हो जाए, इसलिए उसने संक्षेप से कहा, वह कलकत्ता में नहीं है। हरान, प्रचार करने गए हैं शायद। विनय का क्रोध और बढ़ गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। सुचरिता भी कुछ कहे बिना उठकर चली गई। हरान बाबू तेजी से उठकर सुचरिता के पीछे चले, लेकिन उस तक पहुंच नहीं सके। उन्होंने दूर से ही पुकारा, सुचरिता, एक बात कहनी है। सुचरिता ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और साथ ही उसके कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। इसी समय वारदा सुंदरी अभिनय में विनय का भाग उसे समझाने के लिए उसे दूसरे कमरे में बुला कर ले गईं। थोड़ी देर बाद ही लौटकर उसने देखा कि फूल अचानक मेज से गायब हो गए हैं। उस रात ललिता भी वरदा सुंदरी के अभिनय के मैदान में नहीं दिखाई दी, और सुचरिता भी अपनी पुस्तक कृष्ण का अनुकरण गोद में रखे रखे रोशनी को एक कोने में ओट देखकर बहुत रात गए द्वार के बाहर अंधकार की ओर देखती बैठी रही। उसने मानो मरीचिका सा एक अपरिचित अपूर्व देश देखा था। जीवन के अब तक के सारे अनुभव से वह देश कहीं बिल्कुल अलग था, और इसीलिए उसके झरोखों में जो दिए जलते थे वे अंधेरी रात में टिमटिमाते नक्षत्रों की तरह एक रहस्यमयी दूरी से मन को डरा रहे थे। उसका मन कह रहा था, मेरा जीवन कितना तुच्छ है। आज तक जिसे निश्चित समझती रही वह सब संदिग्ध हो गया है, और जो प्रतिदिन करती रही वह अर्थहीन। वहीं शायद सब ज्ञान संपूर्ण होगा, कर्म महान हो उठेगा और जीवन सार्थकता पा सकेगा। इस अपूर्व अपरिचित भयंकर देश के अज्ञात सिंहद्वार के सामने मुझे कौन ले आया? क्यों मेरा हृदय ऐसे कांप रहा है? क्यों आगे बढ़ना चाहने पर मेरे पैर ऐसे लड़खड़ा जाते हैं? भाग 23। अभिनय के अभ्यास के लिए विनय रोज आने लगा। सुचरिता एक बार उसकी ओर देख लेती, फिर अपने हाथ की पुस्तक की ओर ध्यान देती और अपने कमरे में चली जाती। विनय के अकेले आने का अधूरापन प्रतिदिन उसके मन को चोट पहुंचाता, किंतु वह कभी कोई प्रश्न न पूछती। किंतु ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते सुचरिता के मन में गोरा के विरुद्ध एक आरोप जैसा भाव बढ़ता जाता। मानो उस दिन उनकी जो बातचीत हुई थी उसमें कुछ ऐसा भाव रहा था कि गोरा को फिर आना चाहिए। अंत में जब सुचरिता ने सुना कि गोरा बिना कारण ही कहीं घूमने चला गया है और उसका कुछ पता ठिकाना नहीं है, तब उसने इस बात को एक मामूली खबर की तरह उड़ा देना चाहा, किंतु वह उसके मन में कसकती ही रही। काम करते करते सहसा यह बात उसे याद आ जाती। कभी अनमनी बैठी बैठी वह चौंक कर जान लेती कि वह मन ही मन यही बात सोच रही थी। गोरा उस दिन की बातचीत के बाद अचानक ऐसे लापता हो जाएगा, सुचरिता ने ऐसी आशा बिल्कुल नहीं की थी। गोरा के मत से अपने संस्कारों के इतना अधिक अलग होने पर भी उस दिन उसके भीतर विद्रोह की प्रवृत्ति जरा भी नहीं रही थी। गोरा के विचारों को उसने ठीक ठीक भले ही ना समझा हो, किंतु व्यक्ति गोरा को वह मानो समझ सकी थी। गोरा के विचार चाहे जो रहे हों, उनसे वह व्यक्ति छोटा नहीं हो गया है, उपेक्षा के योग्य नहीं हो गया है, बल्कि उनसे उसके मन की शक्ति स्पष्ट हुई है। यह उसने अनुभव किया था। ये सब बातें और किसी के मुंह से वह नहीं सह सकती। नाराज होती, उस व्यक्ति को मूर्ख समझती, उसे डांट डपट कर सुधारने के लिए उत्तेजित हो उठती। लेकिन गोरा के संबंध में उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गोरा की बातों ने उसके चरित्र के, उसकी बुद्धि की तीक्ष्णता के, उसके असंदिग्ध विश्वासों की दृढ़ता के और उसके मेघ मंद मर्म भेदी स्वर की प्रबलता के साथ मिलकर एक सजीव और सत्य आकार धारण कर लिया था। वे सब मत और विश्वास सुचरिता स्वयं भी न अपना सके, किंतु और कोई उन्हें इस प्रकार पूरी बुद्धि से, पूरी श्रद्धा से संपूर्ण जीवन अर्पित करके ग्रहण करे तो उसे धिक्कारने की कोई बात नहीं है, बल्कि विरोधी संस्कारों को तोड़कर उस पर श्रद्धा भी की जा सकती है। यह भाव दिन सुचरिता के मन पर पूरी तरह छा गया था।
सुचरिता के लिए मन की ऐसी अवस्था बिल्कुल नई थी। मतभेद के विषय में वह अत्यंत असहिष्णु थी। परेश बाबू के निर्लिप्त, समाहित, शांत जीवन का उदाहरण सामने रहने पर भी सुचरिता, क्योंकि बचपन से ही सांप्रदायिकता से घिरी रही है, इसलिए वैचारिक सिद्धांत को वह एकांत रूप से ग्रहण करती थी। उसी दिन पहले पहल व्यक्ति को और विचार को मिलाकर देखकर उसने मानो एक सजीव, संपूर्ण पदार्थ की रहस्यमय सत्ता का अनुभव किया। मानव समाज को केवल मेरा पक्ष और दूसरा पक्ष नामक दो सफ़ेद और काले भागों में बिल्कुल अलग अलग बांट कर देखने की भेद दृष्टि वह उसी दिन पहले पहल भूल सकी थी, और भिन्न मत के मनुष्य को भी पहले मनुष्य मानकर ऐसे ढंग से देख सकी थी कि मत की भिन्नता गौण हो गई थी। उस दिन सुचरिता ने महसूस किया कि उसके साथ बातचीत करने में गोरा को एक आनंद महसूस होता है। यह क्या केवल अपनी राय जाहिर करने का ही आनंद था? उस आनंद में सुचरिता का क्या योग नहीं था? शायद नहीं। गोरा के निकट किसी व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। वह अपने विचार और उद्देश्य लेकर ही सभी से दूर हो गया है। मनुष्य उसके लिए केवल विचार का प्रयोग करने के उपलक्ष्य हैं। सुचरिता कुछ दिनों से उपासना में विशेष रूप से मन लगाने लगी थी। वह पहले से भी अधिक परेश बाबू का सहारा मांगने लगी थी। एक दिन परेश बाबू अकेले कमरे में बैठे पढ़ रहे थे कि सुचरिता भी चुपचाप आकर उनके पास बैठ गई। परेश बाबू ने किताब मेज पर रखते हुए पूछा, क्यों राधे? सुचरिता ने कहा, कुछ नहीं। उत्तर देकर मेज पर पड़े हुए कागज और किताबें, जो पहले से ही संभाल और सजा कर रखे हुए थे, इधर उधर करके फिर से संवार कर रखने लगी। थोड़ी देर बाद बोली, बाबा, पहले तुम मुझे जैसा पढ़ाते थे अब क्यों नहीं पढ़ाते? परेश बाबू ने स्नेहपूर्वक तनिक मुस्कुरा कर कहा, मेरी छात्रा तो मेरे स्कूल से पास होकर चली गई है, अब तो तुम खुद पढ़कर समझ सकती हो। सुचरिता ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं समझ सकती, मैं पहले की तरह तुमसे पढ़ूंगी। परेश बाबू ने कहा, अच्छा ठीक है, कल से पढ़ाऊंगा। सुचरिता फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोल उठी, उस दिन विनय बाबू ने जाति भेद की बहुत सी बातें की, तुमने मुझे उसके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं समझाया? परेश बाबू ने कहा, बेटी, तुम तो जानती हो तुम्हारे साथ मैंने बराबर ऐसा व्यवहार रखा है कि तुम अपने आप सोचने समझने की कोशिश करोगी। मेरी या और किसी की भी बात केवल सुनने के कारण नहीं मानोगी। कोई सवाल ठीक से मन में उठने से पहले ही कोई उपदेश देना और भूख लगने से पहले ही खाना परोस देना एक ही बात है। उससे केवल अरुचि और अपच होता है। तुम जब भी मुझसे प्रश्न पूछोगी, मैं अपनी समझ से उसका उत्तर दूंगा। सुचरिता ने कहा, मैं प्रश्न ही पूछ रही हूँ, हम लोग जाति भेद को बुरा क्यों कहते हैं? परेश बाबू ने कहा, एक बिल्ली को थाली के पास बैठाकर खाने से दोष नहीं होता, लेकिन एक मनुष्य के उस कमरे में आने पर ही खाना फेंक देना होता है। जिस जाति भेद से मनुष्य के प्रति मनुष्य में ऐसा अपमान और घृणा का भाव पैदा हो, उसे अधर्म न कहा जाए तो क्या कहा जाए? जो लोग मनुष्य की उपेक्षा कर सकते हैं, वे कभी दुनिया में बड़े नहीं हो सकते। दूसरों की अवज्ञा उन्हें भी सहनी होगी। सुचरिता ने गोरा के मुंह से सुनी हुई बात का अनुसरण करते हुए कहा, आजकल के समाज में जो विकृतियां आ गई हैं, उनमें अनेक दोष हो सकते हैं। वे दोष तो समाज की सभी चीज़ों में आ गए हैं, इसीलिए क्या असल चीज़ को भी दोषी ठहराया जा सकता है? परेश बाबू ने अपने स्वाभाविक शांत स्वर में कहा, असल चीज़ कहाँ है? यह जानता तो बता सकता। मैं आंखों से देख सकता हूँ कि हमारे देश में मनुष्य मनुष्य से असह्य घृणा करता है और उससे हम सब विच्छिन्न हुए जा रहे हैं। ऐसी हालत में एक काल्पनिक असल चीज़ की बात सोचकर मन को दिलासा देने का क्या मतलब होता है? सुचरिता ने फिर गोरा की तर्ज पर कहा, लेकिन सभी को समदृष्टि से देखना तो हमारे देश का चरम तत्व रहा है। परेश बाबू बोले, समदृष्टि से देखना तो ज्ञान की बात है, हृदय की बात नहीं। सम समान दृष्टि में प्रेम भी नहीं है, घृणा भी नहीं है। सम दृष्टि तो राग द्वेष से परे है। मनुष्य का हृदय ऐसी जगह बराबर नहीं टिक सकता। इसीलिए हमारे देश में ऐसे साम्य तत्व रहते हुए भी नीच जाति को देवालय तक में घुसने नहीं दिया जाता। जब देवता के घर में भी हमारे देश में समता नहीं है, तब दर्शन शास्त्र में उसके तत्व के रहने न रहने से क्या? सुचरिता बहुत देर तक चुप बैठी मन ही मन परेश बाबू की बात समझने का प्रयत्न करती रही। अंत में बोली, अच्छा बाबा, तुम विनय बाबू वगैरह को ये बातें समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते?
परेश बाबू कुछ हंसकर बोले, विनय बाबू वगैरह बुद्धि कम होने के कारण यह सब बातें ना समझते हों ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी बुद्धि ज़्यादा है, इसीलिए वे नहीं समझना चाहते, केवल समझाना चाहते हैं। जो लोग जब धर्म की ओर से अर्थात सबसे बड़े सत्य की ओर से ये सब बातें सच्चे दिल से समझना चाहेंगे, तब उन्हें तुम्हारे बाबा की बुद्धि के लिए बैठे रहना नहीं पड़ेगा। अभी वे दूसरी ओर से देख रहे हैं, अभी मेरी बात उनके किसी काम नहीं आएगी। गोरा की बात यद्यपि सुचरिता ने श्रद्धा से ही सुनी थी, फिर भी वह उसके संस्कारों के विरुद्ध थी, इसलिए उसे कष्ट होता था और शांति नहीं मिलती थी। आज परेश बाबू से बात करके उसे उस विरोध से थोड़ी देर के लिए मुक्ति मिली। गोरा, विनय, कोई और भी किसी विषय को परेश बाबू से अच्छी अधिक तरह समझ सकता है, यह बात सुचरिता किसी तरह मन में नहीं आने देना चाहती। परेश बाबू से जिनका मतभेद हुआ, सुचरिता उन पर क्रोध किए बिना नहीं रह सकी। इधर गोरा से परिचय होने के बाद वह गोरा की बात को क्रोध अथवा अवज्ञा करके उड़ा नहीं पा रही थी, इसलिए सुचरिता को क्लेश हो रहा था। इसी कारण फिर बचपन की तरह परेश बाबू की छाया के नीचे निर्भय आश्रय पाने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो उठा। कुर्सी से उठकर दरवाजे तक जाकर सुचरिता ने फिर लौटकर परेश बाबू के पीछे खड़े होकर उनकी कुर्सी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, बाबा, आज शाम को आपकी उपासना में मैं भी साथ बैठूंगी। परेश बाबू ने कहा, अच्छा। इसके बाद अपने कमरे में जाकर सुचरिता किवाड़ बंद कर के बैठकर गोरा की बात को बिल्कुल बेकार करने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन गोरा का बुद्धि और विश्वास से भरा चेहरा ही उसकी आंखों के सामने आता रहा। उसे लगता कि गोरा की बात केवल बात नहीं है, वह मानो स्वयं गोरा है। उसकी बात की आकृति है, उसमें गति है, प्राण है। वह विश्वास के बल से और स्वदेश प्रेम के दर्द से भरा हुआ है। वह केवल मत नहीं है, उसका प्रतिवाद करके उसे खत्म किया जा सके। वह एक संपूर्ण व्यक्ति है, और वह व्यक्ति भी साधारण व्यक्ति नहीं है। उसे हटा देने के लिए हाथ उठाना ही नहीं, एक गहरे द्वंद्व में पड़कर सुचरिता को रोना आ गया। कोई उसे इतनी बड़ी दुविधा में डालकर संपूर्ण उदासीन भाव से अनायास दूर चला जा सकता है? यह बात सोचकर उसका हृदय फटने लगा, पर साथ ही अपने कष्ट पाने पर उसके लिए धिक्कार की भी सीमा न रही। भाग 24। यह तय हुआ कि अंग्रेज कवि ड्राइडन रचित एक संगीतमय कविता विनय नाटकीय भावाव्यक्ति के साथ पढ़ता जाएगा और अभिनय मंच पर लड़कियां उपयुक्त साज सज्जा के साथ कविता में वर्णित व्यापार का मूक अभिनय करती रहेंगी। इसके अलावा लड़कियां अंग्रेजी कविता को दोहराएंगी और गान आदि करेंगी। वरदा सुंदरी ने विनय को भरोसा दिलाया था कि वे सब किसी तरह उसकी तैयारी करा देंगी। वह स्वयं तो अंग्रेजी बहुत साधारण ही जानती थी, किंतु अपने दल के 2-1 पंडितों पर भी वह निर्भर थी। जब रिहर्सल के लिए सब जमा हुए तो विनय ने अपनी अंग्रेजी से वरदा सुंदरी के पंडित समाज को चकित कर दिया। अपनी मंडली के बाहर के इस आदमी को सिखा पढ़ाकर तैयार करने के सुख से वरदा सुंदरी वंचित रह गईं। जिन लोगों ने इससे पहले विनय को विशेष न समझकर उसकी परवाह नहीं की थी, अब उसका अंग्रेजी ज्ञान देखकर उसका सम्मान करने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ तक कि हरान बाबू ने भी विनय से कभी कभी अपने पत्र में लिखने का अनुरोध किया, और सुधीर भी विनय से उनकी छात्र सभा में अंग्रेजी भाषण देने का आग्रह करने लगा। ललिता की अजीब हालत थी, किसी से कोई सहायता नहीं लेनी पड़ी। इससे वह बहुत खुश भी थी, लेकिन इससे वह मन ही मन असंतुष्ट भी थी। विनय उन सबसे कम नहीं है, बल्कि उनसे अच्छा ही है। इससे वह मन ही मन अपने को श्रेष्ठ समझेगा और उनसे कुछ भी सीखने की उसे ज़रूरत नहीं होगी। यह बात उसे अखर रही थी। विनय के संबंध में वह ठीक क्या चाहती है, क्या होने से उसका मन अपनी सहज स्थिति में आ सकेगा, यह वह स्वयं नहीं सोच पाती थी। उसकी अप्रसन्नता छोटी छोटी बातों में तीखे ढंग से प्रकट होकर विनय को ही निशाना बनाने लगी। यह विनय के प्रति न्याय नहीं है और शिष्टाचार भी नहीं है, यह वह स्वयं समझ रही थी। यह समझकर उसे कष्ट होता था और वह अपने को दमन करने की चेष्टा भी करती थी, लेकिन अचानक किसी बहुत ही साधारण बात पर उसके भीतर की एक असंगत अंतर्ज्वाला संयम का शासन तोड़कर फूट पड़ती थी। वह स्वयं नहीं समझ पाती थी कि ऐसा क्यों होता है। अब तक जिस काम में भाग लेने के लिए वह बराबर विनय पर जोर डालती रही थी,
अब उसी से उसे हटाने के लिए उसने विनय की नाक में दम कर दिया। लेकिन अब विनय अकारण ही सारे आयोजन को बिगाड़कर कैसे भाग जाए। समय भी अधिक नहीं था और अपने में एक नई निपुणता पाकर विनय को स्वयं भी कुछ उत्साह हुआ था। अंत में ललिता ने वरदा सुंदरी से कहा, मैं इसमें नहीं रहूंगी। वरदा सुंदरी अपनी मंझली लड़की को अच्छी तरह पहचानती थी, इसीलिए अत्यंत शंकित होकर उन्होंने पूछा, क्यों? ललिता ने कहा, मुझसे नहीं होता। वास्तव में जब से विनय को अनाड़ी समझना संभव ना रहा, तभी से ललिता किसी तरह भी विनय के सामने कविता का अभ्यास करने के लिए राजी नहीं होती थी। वह कहती, मैं अपने आप अलग अभ्यास करूंगी। इससे सभी के अभ्यास में बाधा पड़ी थी, लेकिन ललिता को किसी तरह मनाया नहीं जा सका। अंत में हार मानकर ललिता को रिहर्सल से अलग करके ही काम चलाना पड़ा। किंतु जब अंतिम समय में ललिता ने बिल्कुल ही अलग हो जाना चाहा, तब वरदा सुंदरी के सिर पर मानो बिजली गिरी। वह जानती थी कि इस मामले को सुलझाना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने परेश बाबू की शरण ली। परेश बाबू साधारण बातों में कभी इन लड़कियों की इच्छा अनिच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने मजिस्ट्रेट को वचन दिया है और उसी के अनुसार प्रबंध किया है। समय भी बहुत कम है। ये सब बातें सोचकर परेश बाबू ने ललिता को बुलाकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ललिता, अब तुम्हारा छोड़ देना तो ठीक नहीं होगा। ललिता ने रूंधे हुए गले से कहा, बाबा, मुझसे नहीं होता, मुझे आता ही नहीं। परेश बाबू बोले, अच्छा नहीं कर सकोगी, उसमें तुम्हारा अपराध नहीं होगा, पर करोगी नहीं तो अन्याय होगा। ललिता सिर झुकाए खड़ी रही। परेश बाबू कहते गए, बेटी, जब तुमने भार लिया है तब तुम्हें निभाना तो होगा ही। कहीं अहंकार को ठेस न लगे, यह सोचकर भागने का समय नहीं है। लगने दो ठेस, उसकी उपेक्षा करके भी तुम्हें कर्तव्य करना ही होगा। इतना भी नहीं कर सकोगी? ललिता ने पिता की ओर देखकर कहा, कर सकूंगी। उस दिन संध्या को विशेष रूप से विनय के सामने ही सब संकोच छोड़कर ललिता अपने कर्तव्य की ओर प्रवृत्त हुई। विनय ने तब तक उसकी आवृत्ति नहीं सुनी थी, आज सुनकर चकित रह गया। इतना सुस्पष्ट सतेज उच्चारण, कहीं कोई अटक नहीं, और भाव प्रकाशन में एक ऐसा निसंशय बल कि उसे सुनकर विनय को बहुत खुशी हुई। ललिता का कंठ स्वर बहुत देर तक उसके कानों में गूंजता रहा। कविता में अच्छी आवृत्ति करने वाला श्रोता के मन में एक विशेष मोह उत्पन्न करता है। कविता का भाव से पढ़ने वाले को एक महिमा प्रदान करता है। वह मानो उसके कंठ स्वर, उसकी मुखश्री और उसके चरित्र में जटिल होकर दिखाई देता है। फूल जैसे पेड़ की डालों को विशेष शोभा प्रदान करते हैं, वैसे ही कविता भी आवृत्ति करने वाले को। ललिता भी विनय के लिए कविता द्वारा मंडित होने लगी। इतने दिन तक वह अपनी तीखी बातों से लगातार विनय को उत्तेजित करती रही थी। जैसे जहाँ चोट लगी हो, हाथ बराबर वहीं पड़ता है। वैसे ही विनय भी कई दिन से ललिता को कड़ी बातों और तीखे व्यंग के सिवा कुछ सोच ही नहीं पाता था। ललिता ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों कहा, उसे बार बार इसी बात को लेकर सोचना पड़ा है। ललिता के असंतोष का रहस्य जितना ही वह नहीं समझ सका, उतना ही ललिता की चिंता उसके मन पर और अधिकार जमाए रही। अचानक एक सुबह यही बात उसे याद आई है। परेश बाबू के घर जाते समय प्रतिदिन उसके मन में यह तर्क उठा है कि आज न जाने ललिता कैसे पेश आएगी। उस दिन ललिता जरा भी प्रसन्न दिखी है। उस दिन विनय ने तसल्ली की लंबी सांस ली है और सोचा है कि कैसे उसकी प्रसन्नता को अस्थायी बनाया जा सके, किंतु ऐसा कोई उपाय नहीं सोच पाया जो उसके वश में हो। पिछले कई दिन से इस मानसिक आलोड़न के बाद ललिता की काव्य आवृत्ति के माधुर्य ने विनय को विशेष रूप से प्रभावित किया। उसे इतना अच्छा लगा कि वह यह भी सोच नहीं सका कि किन शब्दों में उसकी प्रशंसा करे। ललिता के मुंह पर अच्छा या बुरा कुछ भी कहने का उसे साहस नहीं होता, क्योंकि मानव चरित्र का यह साधारण नियम कि अच्छा कहने से अच्छा लगे ललिता पर लागू नहीं भी हो सकता है, बल्कि शायद साधारण नियम होने के कारण ही लागू न हो सके। इसीलिए विनय ने उच्छ्वसित हृदय से वरदा सुंदरी के सामने ही ललिता की योग्यता की प्रशंसा की। इससे विनय की विद्या और बुद्धि के बारे में वरदा सुंदरी की श्रद्धा और भी बढ़ गई। एक और अचरज की बात देखी गई। ललिता ने ज्यों ही यह स्वयं अनुभव किया कि उसकी आवृत्ति और अभिनय निर्दोष हुए हैं, वह अपने कर्तव्य पथ पर चल निकली, जैसे सुगठित नौका लहरों को काटती हुई चली जाती है। विनय के प्रति उसकी तीव्रता भी ना रही और विनय को विमुख करने की कोशिश भी उसने छोड़ दी, बल्कि इस काम के बारे में उसका उत्साह बहुत बढ़ गया
और रिहर्सल के मामले में वह विनय को पूरा योग देने लगी। यहाँ तक कि आवृत्ति या और किसी भी विषय के संबंध में विनय से उपदेश लेने में भी उसे आपत्ति नहीं रही। ललिता के इस परिवर्तन से विनय की छाती से मानो बोझ सा उतर गया। उसे इतना हर्ष हुआ कि वह जब तब आनंदमयी के पास जाकर छोटे बालकों की भांति उधम करने लगा। सुचरिता के पास बैठ कर बातें करने का भी उसका मन हुआ, लेकिन आजकल सुचरिता से उसकी भेंट ही नहीं होती। मौका मिलते ही वह ललिता के साथ बातचीत करने बैठ जाता, किंतु ललिता से बातें करने में उसे विशेष सावधान रहना पड़ता। ललिता मन ही मन उस पर और उसकी सभी बातों पर बड़ी कड़ाई के साथ विचार करती है। यह जानकर ललिता के सामने उसकी बातों की धारा सहज वेग से नहीं बहती थी। बीच बीच में ललिता कह उठती थी, आप ऐसे क्या बातें करते हैं, मानो किताबों में से पढ़कर आए हों और दोहरा रहे हों। विनय जवाब देता, मैं तो इतने वर्षों में केवल किताबें ही पढ़ता रहा हूँ, इसीलिए मन भी किताब जैसा हो गया है। ललिता कहती, आप ज़्यादा अच्छी तरह बात करने की कोशिश ना किया करें, अपनी बात सीधे ढंग से कह दिया करें। आप ऐसे संवार कर बात कहते हैं तो मुझे संदेह होता है कि आप और किसी की बात को सजा संवार कर कह रहे हैं। इसीलिए अपनी स्वाभाविक क्षमता के कारण कभी कोई बात साफ सुथरे ढंग से विनय के मन में आती भी तो ललिता से कहते समय वह यत्नपूर्वक उसे साधारण बनाकर और कम करके कहता था। कोई अलंकृत वाक्य मुँह से निकल जाने पर वह मानो झेंप जाता था। ललिता के मन के भीतर घिरी हुई अकारण घटा छट जाने से उसका हृदय उज्ज्वल हो उठा। उसका परिवर्तन देखकर वरदा सुंदरी को भी आश्चर्य हुआ। ललिता पहले की भांति बात बात में आपत्ति करके अलग होकर नहीं बैठ जाती, सब कामों में उत्साह के साथ योग देती है। आगामी अभिनय की साज सज्जा आदि विषयों में उसे रोज तरह तरह की बातें सूझती रहती और उन्हीं को लेकर वह सभी को तंग कर देती। इस मामले में वरदा सुंदरी का उत्साह भी कितना अधिक रहा हो, वह खर्च की बात भी सोचती थी। इसलिए जब ललिता अभिनय के मामले में उदासीन थी, तब उनके चिंतित होने का जितना कारण था, उसकी उत्साहित अवस्था से भी उतना ही संकट उपस्थित हो गया। लेकिन ललिता की उत्तेजित कल्पनावृत्ति को चोट पहुंचाने का भी साहस नहीं होता था, क्योंकि जिस काम में ललिता को उत्साह होता उसमें जरा भी कमी रह जाने से वह इतनी हताश हो जाती थी कि फिर उस काम में हिस्सा लेना ही उसके लिए असंभव हो जाता था। उत्साह में ललिता अनेक बार सुचरिता के पास भी जाती। सुचरिता हंसती, बात करती। ललिता को उसकी बातों में बार बार एक बाधा अनुभव होता, जिसके कारण वह नाराज होकर लौट जाती। एक दिन उसने परेश बाबू से जाकर कहा, बाबा, सुचि दीदी कोने में बैठी बैठी किताबें पढ़ेगी और हम नाटक करने जाएंगे। यह नहीं होगा, उन्हें भी हमारे साथ शामिल होना होगा। परेश बाबू भी कुछ दिनों से सोच रहे थे कि सुचरिता न जाने क्यों अपनी सहेलियों से दूर हटती जा रही है। उन्हें आशंका हो रही थी कि ऐसी हालत उसके चरित्र के लिए ठीक नहीं होगी। ललिता की बात सुनकर आज उन्हें लगा कि आमोद प्रमोद में सबके साथ शामिल न हो सकने से सुचरिता का यह छिपना बढ़ता ही जाएगा। उन्होंने ललिता से कहा, अपनी माँ से कहो ना। ललिता ने कहा, माँ से तो मैं कहूँगी, किंतु सुचि दीदी को राजी करने का जिम्मा आपको लेना होगा। जब परेश बाबू ने हाँ कह दिया, तब सुचरिता और आपत्ति न कर सकी। वह अपने कर्तव्य पालन में लग गई। सुचरिता के कोने से निकलकर बाहर आते ही विनय ने फिर उसके साथ पहले की भांति बातचीत का सिलसिला जोड़ने की कोशिश की, पर इधर कई दिनों से न जाने क्या हो गया था कि वह मानव सुचरिता तक पहुंच ही नहीं पाता। उसके चेहरे पर, उसकी निगाह में एक ऐसी दूरी रहती कि उसकी ओर बढ़ने में झिझक होती। पहले भी काम काज और मिलने जुलने में सुचरिता में एक निर्लिप्तता रहती थी, पर अब वह मानो बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। वह जो अभिनय और अभ्यास में योग देने लगी थी, उससे भी मानो उसका अलगाव कम नहीं हुआ था। काम के लिए उसकी जितनी ज़रूरत होती, पूरी होते ही वह अलग हो जाती। सुचरिता की इस दूरी से पहले तो विनय को बड़ी चोट पहुंची। विनय मिलनसार आदमी था, जिनसे उसका सौहार्द होता, उनकी ओर से किसी प्रकार की रुकावट आने पर विनय को बड़ी तकलीफ होती। इस परिवार में इतने दिनों से वह विशेष रूप से सुचरिता से ही समझदार कहलाने का हक पाता रहा है। अब सहसा बिना कारण उपेक्षित होने से उसे बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि ऐसे ही कारण से ललिता भी सुचरिता पर नाराज हो रही है, तब उसे सांत्वना मिली और ललिता से उसकी घनिष्ठता और भी बढ़ गई। सुचरिता को उसे और दूर हटाने का अवसर न देकर उसने स्वयं ही सुचरिता का निकट संपर्क छोड़ दिया
और इस प्रकार देखते देखते सुचरिता विनय से बहुत दूर चली गई। इतने दिनों तक गोरा के उपस्थित न रहने से विनय परेश बाबू के परिवार से बिना किसी रुकावट के अच्छी तरह घुल मिल गया था। विनय के स्वभाव का इस प्रकार खुला परिचय पाकर परेश बाबू के घर के सभी लोग विशेष रूप से संतुष्ट थे। विनय को भी इस प्रकार अपनी सहज स्वाभाविक अवस्था प्राप्त करके जो आनंद मिला वह पहले कभी नहीं मिला था। वह इन सबको अच्छा लगता है, इसका अनुभव करके उसकी अच्छा लगने की शक्ति मानो और बढ़ गई। प्रकृति के इस विकास के समय स्वयं को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में अनुभव करते समय सुचरिता विनय से दूर हट गई और किसी समय यह क्षति, इसका आघात विनय के लिए दुस्सह होता, पर इस समय वह उसे सहज ही पार कर गया। और आश्चर्य की बात थी कि ललिता ने भी सुचरिता का भाव परिवर्तन पहचान कर पहले की तरह उसके प्रति नाराजगी नहीं दिखाई। क्या काव्य आवृत्ति और अभिनय के उत्साह ने ही उस पर पूरा अधिकार कर लिया था? इधर सुचरिता को अभिनय में योग देते देखकर हरान बाबू भी उत्साहित हो उठे। उन्होंने स्वयं प्रस्ताव किया कि वह भी पैराडाइज लास्ट से एक अंश का पाठ करेंगे और ड्राइडन के काव्य की आवृत्ति की भूमिका के रूप में संगीत की मोहनी शक्ति के बारे में एक छोटा सा भाषण भी देंगे। वरदा सुंदरी को यह मन ही मन बहुत बुरा लगा और ललिता भी इससे प्रसन्न नहीं हुई। हरान बाबू पहले ही मजिस्ट्रेट से स्वयं मिलकर सब कुछ पक्का कराए थे। ललिता ने जब कहा कि कार्यक्रम को इतना लंबा कर देने पर मजिस्ट्रेट शायद आपत्ति करें, तब हरान बाबू ने जेब से मजिस्ट्रेट का कृतज्ञता प्रकट करता हुआ पत्र निकालकर ललिता को दिखा दिया। वह निरुत्तर हो गई। गोरा बिना कारण यात्रा पर चला गया है, कब लौट कर आएगा यह कोई नहीं जानता था। यद्यपि सुचरिता ने सोचा था कि इस बारे में किसी बात को मन में स्थान नहीं देगी, फिर भी रोज ही उसके मन में आशा उठती कि शायद आज गोरा आ जाए। इस आशा को वह किसी तरह मन से निकाल न सकी। जिस समय गोरा की उदासीनता और अपने मन की इस व्यवस्था से सुचरिता को बहुत पीड़ा हो रही थी और इस जाल को काटकर भाग जाने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था, तब एक दिन हरान बाबू ने फिर परेश बाबू से अनुरोध किया कि ईश्वर का नाम लेकर सुचरिता के साथ उनका संबंध पक्का कर दिया जाए। परेश बाबू ने कहा, अभी तो विवाह में बहुत देर है, इतनी जल्दी बन जाना क्या ठीक होगा? हरान बाबू बोले, विवाह से पहले कुछ समय ऐसी आबद्ध अवस्था में रहना दोनों के मन की परिणति के लिए शायद जरूरी है। पहले परिचय और विवाह के बीच एक आध्यात्मिक संबंध जिसमें सामाजिक दायित्व तो नहीं है, फिर भी बंधन है, बहुत उपकारी होगा। परेश बाबू ने कहा, अच्छा सुचरिता से पूछ कर देखो। हरान बाबू ने कहा, उन्होंने तो पहले ही राय दे दी है। हरान बाबू के प्रति सुचरिता के मन के भाव के संबंध में परेश बाबू को अब भी संदेह था, इसीलिए उन्होंने स्वयं सुचरिता को बुलाकर हरान बाबू का प्रस्ताव उसके सामने रखा। सुचरिता अपनी दुविधा में पड़े हुए जीवन को कहीं भी अंतिम रूप से समर्पित कर सके तो उसे शांति मिले, इसलिए उसने ऐसे अविलंब और निश्चित ढंग से हामी भर दी जिससे परेश बाबू का सब संदेह दूर हो गया। विवाह से इतनी पहले बन जाना ठीक है या नहीं, इस बात को अच्छी तरह सोच लेने के बाद उन्होंने सुचरिता से अनुरोध किया। फिर भी सुचरिता ने प्रस्ताव के बारे में कोई आपत्ति नहीं की। ब्राउनलो साहब के निमंत्रण से निपटकर एक विशेष दिन निश्चित करके सभी को बुलाकर भावी दंपत्ति का संबंध पक्का कर दिया जाए, यह तय हो गया। थोड़ी देर के लिए सुचरिता को लगा मानो उसका मन राहु के ग्रास से मुक्त हो गया है। मन ही मन उसने निश्चय किया कि हरान बाबू से विवाह हो जाने पर ब्राह्म समाज के काम में जुट जाने के लिए वह कठोर होकर अपने मन को तैयार करेगी। उसने संकल्प किया कि वह प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके धर्म संबंधी अंग्रेजी पुस्तकें हरान बाबू से ही पढ़ेगी और उनके निर्देश के अनुसार चलेगी। उसके लिए जो कठिन होगा, बल्कि जो अप्रिय होगा, उसी को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करके उसे मन ही मन एक संतोष का अनुभव हुआ। हरान बाबू द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र उसने कुछ दिनों से नहीं पढ़ा था। आज वह प्रकाशित होते ही उसके पास पहुंच गया। शायद हरान बाबू ने विशेष रूप से उसके लिए भिजवा दिया था। पत्र लेकर कमरे में जाकर सुचरिता स्थिर होकर बैठ गई और पहली पंक्ति से पढ़ने लगी।
मन में श्रद्धा लेकर अपने को छात्रा मानकर वह पत्रिका से आदेश ग्रहण करने लगी। लेकिन पाल के सहारे चलती हुई नाव अचानक पहाड़ से टकराकर टेढ़ी हो गई। पत्र की संख्या में पुरानी पीढ़ी नाम का एक प्रबंध था, जिसमें ऐसे लोगों पर आक्रमण किया गया था जो वर्तमान काल में रहते हुए भी प्राचीन काल की ओर मुंह किए रहते हैं। उसकी युक्तियां असंगत नहीं थी, बल्कि सुचरिता स्वयं ऐसी ही युक्तियां खोजती रहती थी। किंतु प्रबंध पढ़ते हुए समझ गई कि वह गोरा को लक्ष्य करके लिखा गया है। यद्यपि उसमें गोरा के नाम अथवा उसके लिखे हुए किसी प्रबंध का कोई उल्लेख न था। सैनिक जैसे बंदूक की प्रत्येक गोली से एक एक आदमी को मार गिराकर प्रसन्न होता है, इस प्रबंध के प्रत्येक वाक्य से वैसे ही किसी सजीव पदार्थ को बेच सकने का एक हिंसामय आनंद टपक रहा था। यह प्रबंध सुचरिता से नहीं सहा गया। उसकी प्रत्येक युक्ति को काट फेंकने के लिए वो छटपटा उठी। उसने सोचा, गौरमोहन बाबू चाहे तो इस प्रबंध को रौंद सकते हैं। गोरा का उज्जवल चेहरा देखकर उसकी आंखों के आगे ज्योतिर्मय हो उठा और उसका प्रबल कंठ स्वर सुचरिता के मन में गूंज गया। उस चेहरे और उस स्वर की असाधारणता के आगे इस प्रबंध और इसके लेखक की क्षुद्रता उसे इतनी ओछी जान पड़ी कि उसने पत्र को फर्श पर फेंक दिया। बहुत दिनों बाद उस दिन सुचरिता अपने आप विनय के पास आकर बैठी और बातों बातों में बोली, अच्छा, आपने कहा था कि जिन पत्रों में आप लोगों के लेख निकले हैं आप मुझे पढ़ने के लिए देंगे, आपने दिए नहीं। विनय यह नहीं कह सका कि इस बीच सुचरिता का बदला हुआ रुख देखकर उसे अपना वादा पूरा करने का साहस नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने वे सब इकट्ठे कर रखे हैं, कल ही ले आऊँगा। अगले दिन विनय पुस्तिकाओं और पत्रों की पोटली लाकर सुचरिता को दे भी गया। उन्हें पाकर सुचरिता ने फिर पढ़ा नहीं, बक्स में बंद करके रख दिया। पढ़ने की बहुत अधिक इच्छा हुई, इसलिए नहीं पढ़ा। वह मन को किसी तरह भी भटकने नहीं देगी। प्रतिज्ञापूर्वक अपने विद्रोही चित्त को एक बार फिर हरान बाबू के शासन में सौंप कर उसने फिर शांत बना पाई। रविवार भाग 25। रविवार था। सुबह आनंदमयी पान लगा रही थी और शशिमुखी उनके पास बैठी सुपारी काट रही थी। इसी समय विनय के कमरे में आते ही शशिमुखी अपनी गोद की सुपारियां फेंक कर हड़बड़ाती हुई उठकर भाग गई। आनंदमयी थोड़ा सा मुस्कुरा दी। विनय बड़ी जल्दी सबसे घुल मिल जाता था। अब तक शशिमुखी से भी उसका काफ़ी मेल जोल था। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी छकाते भी रहते थे। शशिमुखी विनय के जूते छिपाकर विनय से कहानी सुनने की जुगत किया करती थी। विनय ने शशिमुखी के ही जीवन की दो एक साधारण घटनाएं लेकर उन्हीं में खूब नमक मिर्च लगाकर कुछ कहानियां गढ़ रखी थीं। इनके सुनाए जाने से शशिमुखी बहुत करती थी। पहले तो वह सुनाने वाले पर झूठ बोलने का आरोप लगाकर जोर शोर से प्रतिवाद करती, फिर हार कर भाग जाती थी। उसने भी बदले में विनय के जीवन चरित्र को तोड़ मड़ोड़ कर कहानी गढ़ने की कोशिश की थी, किंतु रचना शक्ति में विनय के बराबर न होने के कारण इसमें सफलता नहीं पा सकी। जो हो, विनय के घर आते ही शशिमुखी सब काम छोड़कर उसके साथ छेड़छाड़ करने दौड़ी आती थी। कभी कभी आनंदमयी उसे डांट देती थी, किंतु दोष अकेली शशिमुखी का ही नहीं था, क्योंकि विनय ही उसे इतना चिढ़ा देता था कि वह अपने को रोक न पाती। वही जब आज विनय को देखते ही हड़बड़ाकर कमरे से भाग गई, तब आनंदमयी को हंसी आ गई। इस छोटी सी घटना से विनय को भी ऐसी चोट पहुंची कि वह कुछ देर के लिए चुप बैठा रहा। शशिमुखी से विवाह करना उसके लिए कितना असंगत होगा, यह ऐसी छोटी छोटी बातों से ही प्रकट हो जाता था। विनय ने जब इसके लिए हामी भरी थी, तब वह केवल गोरा के साथ अपनी दोस्ती की बात ही सोचता रहा था। स्वयं विवाह को उसने कल्पना के द्वारा मूर्त करके नहीं देखा था। इसके अलावा विनय के पत्रों में इस बात पर गौरव करते हुए अनेक लेख भी लिखे थे कि हमारे देश में विवाह एक व्यक्तिगत संबंध नहीं, बल्कि पारिवारिक संबंध है। स्वयं भी उसने विवाह के संबंध में अपनी इच्छा या अनिच्छा को कोई महत्व नहीं दिया था। आज शशिमुखी जब विनय को देखकर उसे अपना वर जान दांतों से जीभ काटकर भाग गई, तब मानो शशिमुखी के साथ अपने भावी संबंध का एक साकार रूप उसे दिखाई दे गया। क्षण भर में ही उसका अंतःकरण विद्रोही हो उठा। गोरा उसे इसकी प्रकृति के विरुद्ध कितनी दूर तक लिए जा रहा था, यह जानकर गोरा पर उसे क्रोध आया और अपने प्रति धिक्कार का भाव उत्पन्न हुआ। यह याद करके कि आनंदमयी ने शुरू से ही इस विवाह के लिए मना किया था, विनय का मन उनकी सूक्ष्मदर्शिता के प्रति एक विस्मय मिश्रित श्रद्धा से भर आया। आनंदमयी ने विनय के मन का भाव समझ लिया। उसे दूसरी ओर ले जाने के लिए उन्होंने कहा, विनय,
कल गोरा की चिट्ठी आई थी। विनय ने कुछ अनमने भाव से ही कहा। क्या क्या लिखा है? आनंदमयी बोली। अपनी खबर तो खास कुछ नहीं थी। देश के छोटे छोटे लोगों की दुर्दशा से दुखी होकर लिखा है। घोषपाड़ा नाम के किसी गांव के मजिस्ट्रेट ने क्या क्या अन्याय किए हैं उसी का बखान है। गोरा के विरुद्ध उत्तेजना के कारण ही विनय ने बेचैन होकर कहा। गोरा की नज़र बस दूसरी तरफ है। हम लोग जो समाज की छाती पर सवार होकर रोज न जाने कितने अत्याचार करते हैं, उन सब की लीपापोती करते हुए कहते रहना होगा कि ऐसा सत्कर्म दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। सहसा गोरा पर ऐसा आरोप लगाकर विनय अपने को मानो दूसरे पक्ष में खड़ा कर रहा है। यह देख आनंदमयी हंस दी। विनय ने कहा, माँ तुम हंस रही हो, सोच रही हो कि विनय को एकाएक इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है तुम्हें बताता हूँ। उस दिन सुधीर मुझे नेहाटी स्टेशन पर अपने एक दोस्त के बाग में ले गया था। हम लोगों के शियालदह से चलते ही बारिश हो गई। सोदपुर स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो देखा साहबी कपड़े पहने हुए एक बंगाली ने शान से सिर पर छाता लगाए हुए अपनी बहू को गाड़ी से उतारा। बहू की गोद में छोटा बच्चा भी था। बदन की मोटी चादर से बच्चे को किसी तरह ढककर वह बेचारी खुले प्लेटफॉर्म पर एक ओर खड़ी होकर ठंड और लज्जा से सिकुड़ती हुई भीगती रही और पति महोदय सामान के पास खड़े होकर छाता लगाए चिल्लाते रहे। क्षण भर में ही मैंने समझ लिया कि सारे बंगाल में चाहे धूप हो चाहे बारिश, चाहे अच्छे घर की हो चाहे मामूली, किसी स्त्री के लिए छाता नहीं होता। जब देखा कि स्वामी तो निर्लज्ज भाव से सिर पर छाता लगाए खड़े हैं और स्त्री अपने को चादर से ढकती हुई चुपचाप भीग रही है और मन ही मन इस व्यवहार से दुखी नहीं है और सारे स्टेशन के लोगों में किसी को भी इसमें कोई अनौचित्य नहीं दिखता, तभी से मैंने तय कर लिया है कि अब किसी मुंह से कविताई की हुई सब झूठी बातें नहीं निकालूंगा कि हम लोग स्त्रियों का बहुत अधिक सम्मान करते हैं और उन्हें लक्ष्मी देवी मानते हैं। हम लोग देश को मातृभूमि कहते हैं, लेकिन देश की इस नारी मूर्ति की महिमा अगर इस देश की स्त्रियों में ही प्रत्यक्ष ना करें, अगर बुद्धि से, शक्ति से, उदार कर्तव्य बोध से स्त्रियों को उनके सरल, सतेज, संपूर्ण रूप में ना देखें, अपने घरों में केवल दुर्बलता, संकीर्णता और अधूरापन ही देखते रहें, तो देश का रूप कभी उज्जवल नहीं हो सकता। अपने ही उत्साह पर झेप कर विनय ने अपने सहज स्वाभाविक स्वर में कहा, माँ तुम सोच रही हो विनय बात बीच बीच में ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता हुआ लेक्चर झाड़ा करता है। मेरी बातें आदत के कारण लेक्चर जैसी हो जाती हैं, लेकिन आज यह लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। देश की लड़कियों का देश के लिए कितना महत्व है यह मैं पहले अच्छी तरह नहीं समझता था, कभी सोचता भी नहीं था। माँ और ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। मैं ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए मेरी बात को कोई मेरे मन की बात नहीं समझता। अब कम बोला करूँगा। विनय और अधिक देर नहीं ठहरा, जल्दी ही चला गया। आनंदमयी ने महिम को बुलवाकर कहा, बेटा अपनी शशिमुखी का विवाह विनय के साथ नहीं होगा। महिम, क्यों तुम्हारी राय नहीं है? आनंदमयी, यह संबंध अंत तक टिकेगा नहीं, इसलिए मेरी राय नहीं है। नहीं तो मेरी राय भला क्यों ना होती? महिम, गोरा राजी हो गया है, विनय भी राजी है, तब टिकेगा क्यों नहीं? यह जरूर है कि तुम्हारी राय नहीं होगी तो विनय भी नहीं कहेगा, यह मैं जानता हूँ। आनंदमयी, मैं विनय को तुमसे अधिक जानती हूँ। गोरा, महिम, गोरा से भी अधिक? आनंदमयी, हाँ गोरा से भी अधिक जानती हूँ, इसीलिए सब तरफ से सोचकर ही मेरी राय नहीं होती। महिम, अच्छा गोरा वापस आ जाए। आनंदमयी, महिम मेरी बात सुनो, इसे लेकर अधिक दबाव डालोगे तो आगे चलकर मुसीबत होगी। मैं नहीं चाहती कि गोरा इस मामले में विनय से कुछ कहे, अच्छा देखा जाएगा। कहते हुए महिम ने मुंह में एक पान रखा और गुस्से से भरे हुए कमरे में चले गए।